अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या पढ़ रहे हैं हम आजकल? एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। ओके, एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट पे कल जो हमने डिस्कशन की थी उसमें आपका कुछ सवाल? एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स पे आप कुछ पूछना चाहते हो? प्रीपेड इनकम ऐसी आमदनी जो आपको एडवांस में वसूल हो गई हो, यानी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स को प्रीपेड इनकम या अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है। और देखिए, जब आपको किसी कस्टमर से एडवांस पैसे मिलते हैं तब क्या एंट्री डालते हैं? कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि नेस्ले से आपको 50 लाख रुपए का एडवांस आया है किसी काम को करने के लिए। क्या एंट्री डालेंगे? कैश डेबिट, नेस्ले क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट। ये जो नेस्ले का क्रेडिट बैलेंस है ये क्या है? अर्नड इनकम है। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अनअर्न्ड इनकम को अनअर्न्ड के नाम से लिखेंगे। आप कहेंगे फलाने से पैसे आए तो उसका एडवांस आया हुआ है, कैश डेबिट, नेस्ले क्रेडिट। अब नेस्ले का क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि एडवांस आया हुआ है। कल को इसको आप सेल कर देंगे, चीजें एक्चुअली चीजें दे देंगे, अब क्या एंट्री डलेगी? और सेल क्रेडिट हो जाएगी। तो वो जो एडवांस था, वो जो अनअर्न्ड इनकम थी क्रेडिट, वो डेबिट हो जाएगी। और इनकम, ये एंट्रियां तो आप रूटीन में करते आए हैं, ये वही एंट्री है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वही चीजें हैं। ऐसे ही मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया, प्री पेमेंट, मैं यही कहूंगा कि सप्लायर डेबिट, कैश क्रेडिट। और कल को जब चीजें आ जाएंगी तो मैं कहूंगा परचेजेस डेबिट, सप्लायर क्रेडिट, वो प्री पेमेंट खत्म हो जाएगी। तो इसी का बस नाम बदल गया है। अब मैं यहाँ सप्लायर की जगह कह रहा हूँ प्रीपेड। बात समझ? तो ये वही बातें हैं और कोई ऐसी बात नहीं। सो एडवांस इनकम या एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस एक ही बात है। इसी तरह एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंस क्या है? एक्रूड इनकम इस उधार की इनकम, भाई इनकम ड्यू हो गई या वसूल नहीं हुई, रिसीवेबल टू सेल, वही चीज है। और एक्रूड एक्सपेंसेस उधार का खर्चा, खर्चा हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, तो एक्सपेंस टू पेएबल। तो ये यही बातें हैं। अब जो अगली बात हम करने जा रहे हैं, कि टिपिकली किसी एक्रूड और प्रीपेड का अकाउंट कैसा होता है, टी अकाउंट कैसा होता है। दरअसल ये वही अकाउंट होता है जो रिसीवेबल पेबल का अकाउंट होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। रिसीवेबल पेबल का अकाउंट मालूम है आपको कैसा होता है? ये वही अकाउंट होता है। मैं एक रूटीन का टी अकाउंट बना रहा हूँ रिसीवेबल का, रिसीवेबल का। उसमें क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी रिसीवेबल। क्लोजिंग बैलेंस होगा, और क्या होगा? जो पैसे वसूल हुए और जो सेल हुई है, दो चीजें और रहेंगी ना। जो सेल है वो आ जाएगी, और जो कैश उससे वसूल किया। इसके अलावा भी हो सकता है, बैड डेट हो सकते हैं, डिस्काउंट हो सकते हैं, है ना। बट आमतौर पे एक ओपनिंग बैलेंस होगा, सेल्स होगी, कैश रिसीव्ड होगा, क्लोजिंग होगा। ठीक है, यही एक इनकम का अकाउंट होता है। किसी भी इनकम के लिए यही अकाउंट होता है। इनकम ओपनिंग में रिसीवेबल है, इनकम क्लोजिंग में रिसीवेबल है, कैश जो रिसीव हुआ है, और जो इनकम फॉर द ईयर है। ये जो सेल्स है, क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं, इनकम फॉर द ईयर? वही चीज नहीं, वही चीज, ये टी अकाउंट बन गया। अब इसको ओपनिंग रिसीवेबल को आप क्या समझें? ये एक्रूड इनकम है ओपनिंग, और ये एक्रूड इनकम है क्लोजिंग। अब आपके लिए एक इंतहाई आसान तरीकाकार सामने आ गया
ओपनिंग एक्रूड इनकम ढूंढ लें कितनी है, क्लोजिंग एक्रूड इनकम ढूंढ लें कितनी है, और ड्यूरिंग द ईयर पैसे वसूल कितने हुए हैं वो लिख लें। तो जो डिफरेंस होगा टी अकाउंट में वो क्या होगा। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दी एक्रूड एंड प्रीपेमेंट। एक्रूड एंड प्रीपेमेंट में हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इस साल की इनकम रिकॉर्ड कितनी करनी है ताकि मैचिंग फॉलो हो सके। ये ना हो कि मैं अगले साल की इनकम अभी बुक कर लूं या माजी के साल की इनकम अब बुक कर लूं, मुझे इस साल की कितनी इनकम बुक करनी चाहिए। मैं कहा तुम निकालो ओपनिंग एक्रूड कितनी है, तुम निकालो क्लोजिंग एक्रूड कितनी है, तुम देखो तुम्हें ड्यूरिंग द ईयर पैसे आए कितने हैं, बैलेंसिंग फिगर फॉर द ईयर। अभी अभी होल्ड रखें, ठीक। अब बाज़ औक़ात इनकम एक्रूड ही तो नहीं होती, इनकम अनअर्न्ड भी होती है। तो फिर उस अनअर्न्ड इनकम में से भी दो फॉर द ईयर की इनकम ढूंढनी है कि नहीं ढूंढनी। भाई कोई चीज ओपनिंग में अनअर्न्ड थी, ड्यूरिंग द ईयर अर्न हो जाएगी, वो भी तो फॉर द ईयर इनकम है। हम क्या करेंगे, इसी अकाउंट में अनअर्न्ड इनकम भी डाल देंगे। यानी मैं ओपनिंग एक्रूड इनकम लिखूंगा और क्लोजिंग एक्रूड इनकम लिखूंगा, ओपनिंग अनअर्न्ड इनकम लिखूंगा, क्लोजिंग अनअर्न्ड इनकम लिखूंगा, जो पैसे ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए हैं वो लिखूंगा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगा, इनकम फॉर द ईयर। अब जरा इमेजिन करें आपके 100 कस्टमर हैं, उनमें से 70 लोगों से आपने पैसे साल के शुरू में लेने थे, आ जाएंगे, और 30 लोगों ने पहले ही आपको एडवांस दे रखा था पिछले साल, वो यहां आ जाएंगे। साल के आखिर में उन 30 लोगों में से सिर्फ 5 का एडवांस रह गया, बाकी ने सौदा बेच पूछ दिया है, तो क्लोजिंग एडवांस कितना आएगा उन 5 लोगों का। और साल के आखिर में जिनसे पैसे लेने हैं, फर्ज करें वो 22 लोगों से लेने हैं, तो यहां पे आ जाएगा। और जो ड्यूरिंग द ईयर पैसे मुझे मिल गए हैं यहां आ जाएंगे। तो बैलेंसिंग फिगर फॉर द ईयर, द इक्वेशन ऑटोमेटिकली फाइंड द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। यू सी दिस हाउ दिस वर्क्स। देखिए, और मैं बता रहा हूं ये कोई नया टी अकाउंट नहीं है, रिसीवेबल का टी अकाउंट आप एग्जैक्ट ऐसे बनाते आए हैं, है ना। इसी तरह अब मैं परचेजेस का टी अकाउंट, जो पेएबल का टी अकाउंट था, वहां से ये इनकम का अकाउंट है, इनकम रिसीवेबल का। इसी तरह मैं एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट खोलता हूं। मैं क्या करूंगा, ओपनिंग में कोई पेएबल है तो वो लिखूंगा, एक्रूड एक्सपेंस, और क्लोजिंग में जो एक्रूड एक्सपेंस है वो इधर लिख दूंगा। रिमेंबर पेएबल का अकाउंट कैसा होता है, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल। अच्छा, यहां और क्या आती है, परचेजेस, तो यहां क्या आती है, कैश पेड, जो हमने पेमेंट की होती, मतलब रूटीन में डिस्काउंट वगैरह को इग्नोर कर रहा हूं। ओपनिंग, परचेजेस, कैश पेड, क्लोजिंग। अभी भी मैं यही कह रहा हूं, बस परचेजेस की जगह लफ्ज में लिख रहा हूं एक्सपेंस फॉर द ईयर। भाई परचेज भी तो एक्सपेंस फॉर द ईयर ही होता है, और क्या होता है। बस यहाँ एक्सपेंस कॉमन नाम क्यों कर दिया है, क्योंकि जरूरत नहीं है कि ये परचेज हो, ये रेंट भी हो सकता है, ये इंश्योरेंस भी हो सकती है, ये सैलरी भी हो सकती है, ये कमीशन भी हो सकता है, हाँ, ये मेंटेनेंस भी हो सकती है, कोई और सर्विस हो सकती है। तो जो भी नाम होगा वो यहाँ नाम आ जाएगा। नहीं, एक ये अलग अलग ही बन रहे हैं। रेंट का
मसलन इंश्योरेंस है या मसलन कमीशन है, ओपनिंग में कमीशन पेएबल कितना है वो यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग में कमीशन पेएबल कितना है वो यहाँ आ जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर कमीशन पे कितना किया है वो यहाँ आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, कमीशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, इसी तरह सैलरी पेएबल है, ओपनिंग की सैलरी पेएबल यहाँ आ जाएगी, क्लोजिंग सैलरी पेएबल यहाँ आ जाएगी, जो सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पे की है वो यहाँ आ जाएगी। तो बैलेंसिंग फिगर इज सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर। हर एक्सपेंस का ये अलग अलग ही बन रहा होगा। अगर आप सबका इकट्ठा करके बनाएंगे तो जवाब भी इकट्ठा निकल आएगा। अगर आप ओपनिंग बैलेंस में सैलरी, कमीशन, रेंट, इंश्योरेंस हर चीज का ओपनिंग डाल देंगे, सारों का क्लोजिंग डाल देंगे, सारों की पेमेंट डाल देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, सारों का एक्सपेंस निकलेगा। ठीक है, एक बात इसमें जो समझने वाली है वो क्या है कि जिस तरह एक्सपेंस ओपनिंग में एक्रूड हो सकता है, तो एक्सपेंस ओपनिंग में प्रीपेड भी हो सकता है, और प्रीपेड तो एसेट होता है, तो एसेट तो डेबिट साइड पे आएगा। जैसे यहाँ अनअर्न्ड लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आई है, ऐसे यहाँ प्रीपेड एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा, और उसका क्लोजिंग इधर आ जाएगा। ले जी, अब बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हमने वहां काम किया था ऐसे यहाँ कर लिया। हमने कहा भाई एक्सपेंस का ओपनिंग पेएबल लिखो, क्लोजिंग पेएबल लिखो, ओपनिंग प्रीपेड लिखो, क्लोजिंग प्रीपेड लिखो, जो पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर वो लिखो, बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस फॉर। ये वो अंदाज है जिससे हम अपनी यानी जो नंबर्स हैं उनको इजीली ट्रेस कर लेते हैं। सॉरी, एक्रूड एक्सपेंस की नेचर क्या है, लायबिलिटी, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। बैलेंसिंग फिगर से क्या मुराद है, ये देखें, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब इनका जो डिफरेंस है वो इस टी अकाउंट में है ना, जब आप टी अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं तो वो ले रहे हैं ना, उसको काउंट कर रहा है खुद ब खुद। भाई देखो ये टी अकाउंट है, इसके ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ लिखा 100, क्लोजिंग मैंने यहाँ लिखा 120, तो 20 रुपए इसके अंदर आ गए ना खुद ब खुद, 100 और 120 का डिफरेंस। फिर क्या हुआ, ये है 80, ये है 100, तो इसके अंदर ही है ना जो भी है 20 है इसके अंदर ही ना। अब आप इसमें डालेंगे कैश, कैश दिया आपने 500, एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है 480। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये जो टी अकाउंट अभी मैंने आपके आगे बनाए हैं, इनको अगर आप अच्छे से लॉजिकली याद कर लें, जरा देखिए लॉजिक के साथ बताता हूं आपको। फिर इनकम का अकाउंट, इनकम रिसीवेबल का अकाउंट, रिसीवेबल की नेचर क्या है, एसेट डेबिट, तो ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आया, तो क्लोजिंग उल्टी साइड पे आएगा। और अनअर्न्ड इनकम की नेचर क्या है, तो बैलेंस क्रेडिट पे आएगा, तो क्लोजिंग उल्टी साइड पे इधर आ जाएगा। अच्छा, इनकम की सूरत में हम कैश लेते हैं कि देते हैं, तो कैश लेने की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, और ये वाला अकाउंट क्रेडिट, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, अब इधर आ जाएं, ये है ओपनिंग में एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्रूड की नेचर क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग इधर आ गया। और ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर क्या है, एसेट, डेबिट पे आया, क्लोजिंग इधर आ गया। और एक्सपेंस की सूरत में हम कैश पे करते हैं, तो कैश क्रेडिट होगा और ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस फॉर द ईयर। हर आइटम अपनी नेचर के हवाले से ऐसे क्लियर है, ये एसेट है डेबिट पे आएगा, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये क्रेडिट पे आएगा। ये पैसे लिए हैं तो कैश डेबिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और पैसे दिए हैं तो कैश क्रेडिट, ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस निकल आएगा, इनकम या एक्सपेंस निकल आएगा। तो इस तरह से
हम इस टेक्निक के जरिए से एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो ट्रेस कर लेते हैं। हाँ, पहले हम बैलेंस निकालते थे क्लोजिंग, अब मैं कह रहा हूं क्लोजिंग खुद फाइंड कर लेते हैं। खुद कैसे फाइंड कर लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात की है। पहले हम क्या करते थे, हम लेजर बनाते थे, हम उसमें ओपनिंग लिखते थे, हम उसमें ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर लिखते थे, और बैलेंसिंग फिगर क्या निकलती थी, क्लोजिंग। अब मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्लोजिंग खुद से लिख दो तो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर फाइंड हो जाएगी, है ना। ओपनिंग प्लस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग। अब मैं कह रहा हूं ओपनिंग तो लिखा हुआ है, क्लोजिंग किसी तरह तुम ढूंढ लो ना, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब हम उल्टी इस तरह से स्टोरी चला रहे हैं। इसका मतलब है इसमें असल स्टोरी क्या है, मुझे क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। अगर क्लोजिंग बैलेंस मैंने ठीक ढूंढ लिया, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे ढूंढना है, बड़ी आसान सी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमारा साल खत्म होता है 30 जून को, 30 जून को। हमने 1 फरवरी को एक दुकान किराए पे ले ली और उसका 8 महीने का किराया एडवांस में पकड़ा दिया। 8 महीने का किराया था, लेट से 80,000, 10,000 महीना, 8 महीने का 80,000 एडवांस पकड़ा दिया। बताएं 30 जून को जब ईयर खत्म होगा कितने पैसे एडवांस में? कुछ सोच लें। जून में साल खत्म हुआ है, जून में साल खत्म हुआ, जून के एंड में साल खत्म होगा। इसका मतलब है कि कुल 8 महीने का जो किराया दे रखा है उसमें से 5 महीने गुजर गए हैं। तो 30 जून पे कितने महीने का किराया एडवांस में खड़ा हुआ है, तो कितना होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है भाई। साल के आखिर पे कितनी प्रीपेमेंट है, 30,000, क्लोजिंग प्रीपेड है। गॉट इट। ऐसे क्लोजिंग बैलेंस हमने खुद ढूंढना है कि भाई साल के आखिर पे कितने पैसे हैं जो एडवांस खड़े हुए हैं, या कितने पैसे हैं जो एक्रूड खड़े। मसलन एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमने सितंबर में एक कंसल्टेंट हायर किया, उसको कहा कि तुम हमें कुछ सर्विसेज दोगे, हम तुम्हें उसके पैसे दिया करेंगे। हर 6 महीने बाद तुम्हारे महाना फीस होगी 40,000 रुपया। एक कंसल्टेंट है जिसको आपने महाना 40,000 देना है, लेकिन देना इकट्ठा है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद इकट्ठा 6 महीने के पैसे दे देंगे और फिर 6 महीने बाद पैसे दे देंगे। ये कब सितंबर को हमने बंदा हायर किया है, तो उसके 6 महीने कब पूरे होंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 28 फरवरी पे 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो 28 फरवरी को हमने उसको पहली पेमेंट कर दी होगी। कितनी पेमेंट की होगी, 240 की। अगली पेमेंट कब होगी उसे, 6 महीने, 31 अगस्त को। लेकिन बीच में 30 जून को मेरा ईयर एंड हो गया। अब 30 जून को मैंने इस बंदे के पैसे देने, कितने, नहीं वो तो अगले साल के हैं, देने तो उसके पीछे गुजर गए। भाई एक बंदे को आप हर महीने पैसे देते हैं, 6 महीने गुजरे तो आप उसको 28 फरवरी तक के पैसे दे चुके हैं। क्या आपने उसको मार्च के पैसे दे दिए, अप्रैल के दे दिए, मई के दे दिए, जून के दे दिए, 4 महीनों के पैसे अभी तक आपने उसे, साल खत्म हो गया। तो कितने पैसे देने हैं इसके, 1,60,000 क्लोजिंग बैलेंस है। पेएबल एक्रूड कि भाई 30 जून पे फलाने का 1,60,000 देना है। अभी देना कब है, अगस्त में जाके, बट ड्यू हो चुका है, महीने गुजर चुके हैं 4। जो अगले 2 महीने के पैसे देने वो तो ड्यू ही नहीं हुए अभी तक। वो तो जुलाई का महीना गुजरेगा तो जुलाई के पैसे ड्यू होंगे ना, और मैंने पे भी नहीं किए अभी तक। लेकिन जो महीने गुजर चुके हैं वो तो ड्यू हो गए, क्लोजिंग बैलेंस है। इस तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस एक्रूड को फाइंड कर लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील। यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि यार इस डेट पे कितने पैसे अगले साल से मुतल्लक हम पहले ही दे चुके हैं, वो क्लोजिंग प्रीपेड है। और 30 जून पे कितने महीनों के पैसे हैं जो महीने तो पीछे गुजर गए हैं लेकिन हमने दिए कोई नहीं अभी तक, वो क्लोजिंग अक्रूड है। बिल्कुल ऐसे ही इनकम, कितनी आमदनी है जो हम ले चुके हैं लेकिन उसकी सर्विस अभी तक कोई नहीं दी, यानी वो फ्यूचर में देंगे सर्विस, वो क्लोजिंग अनअर्न्ड है। और कितनी सर्विसेज वो हैं जो हम दे चुके हैं लेकिन पैसे कोई नहीं मिले अभी तक, वो अक्रूड इनकम। इस तरीके से हमने क्लोजिंग बैलेंसेस ढूंढ लेने हैं। हम ओपनिंग लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे, और जो कैश की पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट वो पिछले साल की थी, वो अगले साल की थी, वो जिस मर्जी साल की थी, पेमेंट अगर इस साल में हुई है तो उसको हिस्ट्री अकाउंट में लिखेंगे, पेमेंट तो हुई है लिखेंगे। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो इनकम फॉर द ईयर होगी या एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम इनकम या एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इस टेक्निक को वन अकाउंट मेथड कहते हैं, वन अकाउंट मेथड। ठीक है ना, हमने एक अकाउंट बनाया, ये देखें, ये हमने एक अकाउंट बनाया और इस अकाउंट में ही से हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। इसी तरह ये भी हमने एक अकाउंट बनाया और उसमें से ही सब कुछ से मुराद क्या है, बेसिकली देखें दो चीजें चाहिए होती हैं हमें, एक वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, एक वो जो बैलेंस शीट में जानी है। बताएं क्या इस अकाउंट से आप बता सकते हैं कि बैलेंस शीट में क्या जाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाना है? वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा? जो क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस किधर जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं। भाई एसेट का क्लोजिंग बैलेंस एसेट में चला जाता है, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, 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 और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक ही टी अकाउंट से जो चीज बैलेंस शीट में जानी है वो भी निकल आएगी और जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वन अकाउंट मेथड। ठीक है, नोट कर लें। एग्जाम्पल 3 नोट कर लिया आपने? एग्जाम्पल 3 हम करते हैं, फिर 4, 5, 6 आप कीजिएगा। Adil Engineering has 2 motor vehicles that are used within the business. The expenses of running these vehicles and insuring these vehicles are recorded in the vehicle running expense. गाड़ियों की मेंटेनेंस के
और गाड़ियों की इंश्योरेंस के पैसे हम एक ही टी अकाउंट में डालते हैं और उस टी अकाउंट का नाम है व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। एट 1st May 2003 there are repair bills accrued 4,780, petrol bills accrued 12,000 and insurances that has been prepaid 2,900। ये ओपनिंग बैलेंस है, खुद ही बता दिया उसने। ओपनिंग में accrued रिपेयर इतने की है, accrued पेट्रोल इतने का है और प्रीपेड इंश्योरेंस इतने की है। कहते हैं अब ड्यूरिंग द ईयर 2004, ये ओपनिंग बैलेंस, अब आगे साल में क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। रिपेयर बिल आपने पे कर दिया 6,980 का कैश पेमेंट, इंश्योरेंस पे कर दिया आपने 34,800 की, इंश्योरेंस पेड फॉर वन ऑफ द मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2004। आपने इंश्योरेंस पे किया है 31 अगस्त 4 तक की। साल आपका कब खत्म हो रहा है, 30 अप्रैल 4 पे। इसका मतलब इसमें कुछ प्रीपेड होगा, वो हम 30 अप्रैल को बैठ के देखेंगे कि कितने पैसे प्रीपेड है। एक और कहता है दूसरी गाड़ी की इंश्योरेंस हमने कराई है और वो नवंबर तक पेमेंट कर दी है, इसमें भी कुछ प्रीपेड है। और कहता है पेट्रोल के इतने बिल पे कर दिए, वो ये पेमेंट है। और कहता है 30 अप्रैल को रिपेयर के कुछ बिल्स अनपेड पड़े हुए थे, ये अक्रूड है क्लोजिंग। और कहता है पेट्रोल के कोई बिल आउटस्टैंडिंग नहीं था, नो पेट्रोल बिल आउटस्टैंडिंग, और पेट्रोल का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। कहता है बताएं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। लेजर बनाते हैं, वन अकाउंट सिस्टम, लेजर बनाते हैं। चलें, यहाँ तो जगह नहीं है, मैं उधर ही बनाता हूँ। ओके, सो ये एक्सपेंस का अकाउंट है, यही वाला एक्सपेंस वाला लेजर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके, एक्सपेंस पेएबल, ओपनिंग में क्या क्या पेएबल था उसने हमें बताया। ओपनिंग में एक रिपेयर का बिल पेएबल है 4780 का, एक पेट्रोल का बिल पेएबल है 12,000 का। तो पेएबल लायबिलिटी है ना, क्रेडिट साइड पे आएगा। 4780 का एक ओपनिंग है और 12,000 का दूसरा ओपनिंग है। ओके, उसके अलावा कहता है 2900 का एक प्रीपेड भी है। तो प्रीपेड तो एसेट होता है, तो डेबिट साइड पे आएगा, लिख दिया। अब और मुझे क्या लिखना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश पे हुआ है। अब बताइए कितना कैश पे हुआ है। ये 6980 पे हुआ है, ये 34,800 पे हुआ है, ये 1,39,000 पे हुआ है और ये 1,30,000 पे हुआ है। भाई इससे कता नजर कि ये पिछले साल के पैसे हैं, इस साल के पैसे हैं, अगले साल, ये जिस मर्जी के पैसे हैं, इस साल पे हुए हैं, लिखें टोटल कर लें कितना है इसका। 6980 जमा 34,800 जमा 39,000 जमा 1,30,000, $2,04,780। कितना ही बना, डबल चेक, 2,10,000, 2,00,000, ओके, 2,10,780। तो ये पेमेंट हुई है, तो एंट्री क्या डली होगी, कैश क्रेडिट हुआ होगा और ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2,10,700। अब मुझे लिखना है क्लोजिंग बैलेंसेस। ये जो प्रीपेड है ओपनिंग में, इसका क्लोजिंग इधर आएगा, और ये जो पेएबल है ओपनिंग में, इनका क्लोजिंग इधर आएगा। अब चेक करते हैं, कहता है जी रिपेयर का बिल पेएबल, तो उसने खुद बता दिया 3560 है ना, ये उसने खुद कह दिया कि जी रिपेयर का 3560 रुपया जो है वो पेएबल है।
और पेट्रोल का उसने कहा कोई पेबल है ही नहीं, तो हमें पता लग गया पेबल के बारे में तो उसने खुद ही बता दिए। तो जो पेबल है, एक्रूड है, वो मैं आके लिख देता हूँ कितना, 3560। ओके, सिर्फ एक चीज मुझे फाइंड करनी है, प्रीपेड क्लोजिंग। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब प्रीपेड ढूंढते हैं। प्रीपेड के बारे में उसने ये कहा है कि भाई एक मैंने पेमेंट ये की है इंश्योरेंस की, और ये मैंने जो पेमेंट की है ये 31 अगस्त 4 तक की पेमेंट है। हमारा साल कब खत्म हुआ है, 30 अप्रैल को। कितने महीने आगे के भी पे कर रखे हैं मैंने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने एडवांस पे कर दिए हैं। 34,800 एक साल की पेमेंट है फॉर द ईयर। एक साल की पेमेंट है, 12 महीने की पेमेंट है। 4 महीने के कितने होंगे, 4/12। तो 34,800 जरब 4/12, 11,000। ये साल के आखिर पे क्या है, ये प्रीपेड है। इसी तरह 39,000 पे की है। ये कहां तक पे की है, नवंबर 30 तक। ये भी इस पूरे साल की पेमेंट है, 12 महीने की पेमेंट है। तो अप्रैल से कितना आ गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने प्रीपेड है। तो 7/12 कर दें, 39,000 जरब 7/12, ये एडवांस है। कितना हुआ, 22,700, 22,750 ये हो गया, 11,600 ये हो गया, तो 34,350 टोटल कितना हो गया, 34,350 की टोटल प्री पेमेंट है साल के आखिर पे। तो मैंने क्लोजिंग प्रीपेड में आके लिखा 34,300, 300 ही था ना, 34,300। लें जी, लेजर पूरा हो गया। पूरा इस साइड का भी टोटल कर दें, इस साइड का भी टोटल कर दें, और डिफरेंस निकाल दें कितना है। 2900 जमा 2,10,780 जमा 3560 नफी 4780 नफी 12,000 नफी 34,350। बैलेंसिंग फिगर इज एक्सपेंस, और ये वो पैसे हैं जो एसओसीआई में जाने हैं। जी बिल्कुल, सारा कुछ लेना है, पूरा टी अकाउंट बैलेंस करना है, हर चीज लेनी है, जितनी लिखी हुई है सब लेनी है, डेबिट वाली भी लेनी है, क्रेडिट वाली भी लेनी है, क्योंकि दोनों अकाउंट बराबर करनी है, दोनों साइडें बराबर करनी है। जी 2900 जमा 2,10,780 जमा 3,560, इस साइड का टोटल आ जाएगा, उसमें से दूसरी साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। फर्क कितना आया, इस साइड का टोटल बता रहे हैं हम, कितना है, 2,82,000। इसमें से आप माइनस कर दें 4780, माइनस कर दें 12,000, माइनस कर दें 34,350, तो बैलेंस निकल आएगा। इतना ही था मेरा ख्याल, 34,350। नहीं यार, 2 लाख, ये पहले तो ये 2,82,000 गलत निकाला है आपने। 2,10,729 जमा 2,10,000 जमा 3560, इन तीनों को जमा कर दें। 2,17,240। इधर भी यही टोटल आएगा, 2,17,240। इसमें से अब ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल आएगी। एक 1,66,110 कह रहे हैं वैसे, 1,66,110। अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाऊंगा, तो वहां पे व्हीकल रनिंग एक्सपेंस कितने से लिखूंगा, 1,66,110 रुपए से। और जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो वहां पे प्री पेड इंश्योरेंस कितने से लिखूंगा, 34,350 से।
और एक्रूड रिपेयर बिल कितने से लिखूंगा 3560। दैट्स ऑल। दिस इज हाउ accrual and prepayment works. Okay? करंट एसेट में दिखाएंगे और उसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर है ये और महीने 2 महीने 5 महीने में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जो विद इन 12 मंथ में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं वो करंट में आती हैं। ओके, इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि अच्छा सोल्यूशन आप देखें तो शायद उसने और भी कई तरीके लगाए हों। मैंने आपको जो टेक्निक बताई है आपने बस उसी से करना, ठीक? इसीलिए बता रहा हूँ ना, सोल्यूशन आप देखेंगे तो उसने और भी तरीके लगाए होंगे, आपने नहीं करना, इसी तरह करना है, ये एक ही तरीका रखना है। जी, इसके बाद आपने करनी है एग्जाम्पल 4, इसमें इनकम है, उधर एक्सपेंस था, इसमें इनकम है। और फिर आप करेंगे एग्जाम्पल 5, ये आ गई। फिर आप करेंगे एग्जाम्पल 6, ये आ गई। और फिर उसके बाद आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4, 5, 6 ये 3 एग्जाम्पल कर ले और फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के भी क्वेश्चन ट्राई भी चेक करना शुरू कर दें तो कहानी आगे बढ़ जाएगी। कल हम इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।